अपडेट में हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। तिरंगा यात्रा के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने साफ कहा कि भारत में रहते हैं तो वंदे मातरम कहना ही होगा, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना होगा। सोचिए, जिस तिरंगे के लिए देश के लाखों लोगों ने संघर्ष किया, जिस राष्ट्रगीत ने आजादी की लड़ाई में लोगों के भीतर जोश पैदा किया, जिस देश के लिए अनगिनत लोगों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज उसी देश में हमें बार बार ये बहस करनी पड़ रही है कि वंदे मातरम कहा जाए या नहीं। सवाल किसी व्यक्तिगत आस्था का नहीं है, सवाल यह है कि राष्ट्रीय सम्मान और व्यक्तिगत असहमति के बीच की सीमा आखिर तय कौन करेगा। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, सहमति का अधिकार है, अपनी मान्यता और विचार रखने का अधिकार है, लेकिन क्या राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर भी वही राजनीतिक खींचतान होनी चाहिए? क्या तिरंगा किसी दल का है? क्या वंदे मातरम किसी पार्टी की संपत्ति है? क्या राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक किसी विचारधारा की पहचान है? नहीं, ये पूरे देश की पहचान है। फिर सवाल उठता है कि इन्हें राजनीति के मैदान में बार बार क्यों खींचा जाता है? क्या वोट बैंक की राजनीति ने देशभक्ति के प्रतीकों को भी बहस का मुद्दा बना दिया है? और एक बेहद गंभीर सवाल, क्या सम्मान के लिए कानून बनाना पड़ता है? क्या किसी नागरिक को यह बताने की जरूरत होनी चाहिए कि तिरंगे का सम्मान करो? क्या यह समझाने की जरूरत होनी चाहिए कि राष्ट्रगान के दौरान मर्यादा में रहो? क्या वंदे मातरम के सम्मान को लेकर भी बार बार विवाद होना चाहिए? आज इसी पर योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर भारत में रह रहे हो तो राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करना सीखो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में रहकर अगर भारत की ही सम्मान के साथ किसी ने भी खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो अब बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। कानून तो पीछे है, उसको सजा मिलेगी। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कड़े रुख के साथ ये बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना रहा कि राष्ट्र प्रतीकों के साथ बिल्कुल भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, हर चीज का सम्मान होना ही चाहिए। आज इसी पर छोटी सी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। नीरज महिरी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, संकेत चतुर्वेदी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, देखिए, भारत में रहकर या किसी भी देश में रहकर अगर वहां के नागरिकों को ये बार बार बताना पड़े, इस पर विरोध करना पड़े, इस पर आवाज उठानी पड़े कि अपने राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करो, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है। सौम्या जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की अस्मिता वंदे मातरम से जुड़ी थी और आजादी से पहले का एक मूल मंत्र है, कोई नई बात। तो मुझे लगता है कि पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? किस व्यक्ति ने किस देश में राष्ट्रगान से मना किया है, या इस देश में किस व्यक्ति ने वंदे मातरम की बात की है कि हम नहीं पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है। दूसरी बड़ी बात कि भारत का संविधान ये कहता है कि आपको जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के राष्ट्रगान को गाना पड़ेगा, वहाँ के वंदे मातरम को गाना पड़ेगा। तो भारत का संविधान ही इजाजत देता है और संविधान के खिलाफ इस देश में जो जाएगा वो निश्चित रूप से गलत होगा। तो इस तरह की बात मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो या कोई भी अन्य बात हो या वंदे मातरम हो, तो मुझे लगता है कि इस पर सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि जो लोग अगर इसका विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी शायर का एक शेर है कि तालीम का शोर इतना, तहजीब का इतना, कि बरकत जो नहीं होती नियत ही खराब थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि यही चीजें हैं जो आज चुनाव की रैली हो, आंदोलन हो या तिरंगा यात्रा हो, इन सब बातों का जिक्र बार बार क्यों करना पड़ रहा है? जनता के मूल मुद्दों पे, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, कोई भी व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहा। कभी हिंदू मुसलमान की बात होगी, कभी मंदिर मस्जिद की बात होगी, शिक्षा पे क्यों बात नहीं हो रही, सड़क पे क्यों बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं हो रही, पहलवान की बात क्यों नहीं हो रही, किसान की बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में विकसित गणराज्य हमें बना देंगे। तो विकसित गणराज्य मुझे लगता है कि पेपर लीक से नहीं होगा, किसान को छोड़कर
छोड़कर नहीं होगा, नौजवान को छोड़कर नहीं होगा, पहलवान को छोड़कर नहीं होगा। तो इन सब चीजों पे भी बात होनी चाहिए। तिरंगा अपनी राष्ट्र की शान है, सम्मान है, और मुझे लगता है कि देश के सभी लोग इसका सम्मान करते हैं। वंदे मातरम हमारा सम्मान है, आजादी से पहले का सम्मान है, मूल मंत्र है, सभी लोग सम्मान करते हैं। इसकी बात बाद में हो, लेकिन पहले मूल चीजों की बात हो जो जनता के मूल मुद्दे हैं। जी तो मैं बिल्कुल, देखिए जनता के मूल मुद्दों की बात तो हो ही रही है, लेकिन नीरज जी, जिस तरीके से राष्ट्र गीतों को गाने के लिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं होता है, कई बार हमने देखा कि राष्ट्र ध्वज को किस तरीके से अपमानित किया गया, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। देश तो सर्वोपरि, कितने लोगों ने इस तिरंगे के लिए अपना बलिदान दिया है। तो अगर उस विषय पर अगर राष्ट्र ध्वजों को, राष्ट्र गीतों को, राष्ट्रगान को अपमानित किया जाएगा तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। संकेत चतुर्वेदी जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, मेरा इतना सा, पहली बात, एम आई लाउड क्लियर ऑडिबल? जी जी जी, सबसे पहली चीज धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा वो कोई राजनीतिक बयान, भाषण, कुछ ऐसा नहीं था। वो इस देश के जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं, जो 140 करोड़ लोग हैं, उनकी भावनाओं की बुलंद आवाज है। हालांकि ये दुखद है कि इस देश में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिन लोगों को हमेशा खड़े होकर के रिसोर्सेज और अधिकारों की तो बात करते हैं कि ये मेरे संसाधन हैं, ये मेरे अधिकार हैं, लेकिन जब भी दायित्व निभाने की बात आती है वो पीछे हट जाते हैं। और ये कहना कि मैं राष्ट्रगान में या राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, हमने महाराष्ट्र की असेंबली में भी देखा है। इसे बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि महाराष्ट्र की असेंबली में कई लोग थे, उन्होंने मना कर दिया था। और तो छोड़िए, ओवैसी ने मना कर दिया था, मेरे को यहाँ पे कटार रख दे तो मैं नहीं बोलूंगा, गर्दन पे वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। जी 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 जी, सुन पा रही हूँ मैं। तो ओवैसी, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए ओवैसी जी ने भारत के संसद भवन में बात कही है, तो इसलिए याद दिलाना जरूरी है। ये याद दिलाना भी जरूरी है कि भारत के कानून में एक प्रिवेंशन एक्ट है टू द, ये जितने भी होते हैं नेशनल सोवेनियर्स हमारे, उसके कि उसका सम्मान रहे, उसको बताने के लिए एक एक्ट है बाकायदा, 1971 में वो बना था। तो उसको लेकर के अगर मान लीजिए कोई लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो योगी जी ने जो कहा है उसके अनुसार ये है कि वो संज्ञेय अपराध, यानी कि जिसकी कॉग्निजेंस जो है वो पुलिस ले सकती है। पुलिस को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास में। पुलिस अपने आप जाकर के अपना काम कर सकती है कि चलो भैया, तुमने इज्जत नहीं करी, तुमने बदतमीजी दी, तुमने वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया। अगर यही चीज मान लीजिए पाकिस्तान में होती, बांग्लादेश में होती, तब क्या होता? कोई हिंदू ये वहां पे क्या कह सकता है कि मैं नहीं कहूंगा जी जो कुछ भी उनका है? हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी जाति, संप्रदाय, विचारधारा इस राष्ट्र की विचारधारा से ऊपर नहीं है, नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। अगर आपको यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करना है तो आपको इस राष्ट्र के प्रतीकों की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर कश्मीर में आपको सड़कें चाहिए तो हजरत बल में मान लीजिए जो कुछ भी बनाया गया था, एक वेटिंग लॉज करके, उसमें जो अशोक स्तंभ जो लगा हुआ था उसको पत्थर से तोड़ दिया गया था। तो सड़कें तो उन लोगों को चाहिए, लेकिन इज्जत नहीं करनी है। तो ये दोहरा रवैया नहीं चलना चाहिए। ये संदेश सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये वैचारिक है, और ये सब लोगों को कहीं ना कहीं, जो लोग नहीं मानते उनके लिए ही तो कानून बना है। कानून उन लोगों के लिए बना है जो लोग मतलब मानते ही नहीं कि उनका कुछ राष्ट्र के प्रति दायित्व भी है। जी नीरज जी, आपने सुना संकेत जी को कि देश के प्रति कुछ दायित्व है, और देश के ही प्रतीकों का अगर अपमान करेंगे तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब बनता है? नहीं, ये बात ठीक बात है श्रद्धा जी, महत्वपूर्ण बात है। जो मैंने पहले कहा कि आजादी से पहले का मूल मंत्र है, और इसको इस देश में रहने वाले हर नागरिक को कहना ही होगा। राष्ट्रगान का सम्मान करना ही होगा, क्योंकि इस देश में संविधान सर्वोपरि है और देश हमारा सर्वोपरि है। लेकिन इन सब चीजों की आवश्यकता कहाँ पड़ गई? इन सब चीजों से दिक्कत किसको हो रही थी? क्या किसी व्यक्ति ने इस तरह की बात कही कि हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे? क्या किसी व्यक्ति ने कहा कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे? अगर पार्लियामेंट में किसी व्यक्ति ने, जैसा आदरणीय चतुर्वेदी जी ने कहा
कि अगर किसी ने कहा है तो पार्लियामेंट के नियम कायदे कानून अलग हैं। अगर यही बात ओवैसी जी ने अगर पार्लियामेंट के बाहर कही होती तो उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा लिख जाता, और जो भी व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा उसके खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई की जाए। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग सकता हूँ। लेकिन मेरा सवाल वही है श्रद्धा जी, इस देश को अगर 2047 में विकसित गणराज्य बनाना है तो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की चर्चा हमें करनी पड़ेगी। वो क्यों नहीं हो पा रही है? आप लगातार 10 साल से सत्ता में हैं और केंद्र की सरकार आपके साथ है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी आपको 2017 की चर्चा करनी पड़ती है। कभी आप हिंदू मुसलमान की चर्चा करते हैं, कभी आप राष्ट्रगान की चर्चा करते हैं, कभी वंदे मातरम की चर्चा। जनता के मूल मुद्दों पर कब आएगी सरकार? सवाल ये खड़ा होता है कि इस देश को 2047 में क्या मंदिर, मस्जिद और वंदे मातरम और राष्ट्रगान से पहुंचाया जा सकता है क्या? देश की जनता ये सवाल उत्तर जानना चाह रही है। सरकार ने पिछले 10 साल में हमारे साथ क्या किया, हमारे लिए क्या किया? मुझे लगता है कि ये बात भी होनी चाहिए कि पिछले 10 साल में हम जो काम नहीं कर पाए, अगर हम 27 में सत्ता में आते हैं तो ये सुविधाएं, ये चीजें जनता को बढ़ाएंगे। लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है। कभी आप राष्ट्रगान की बात करेंगे, कभी किसी की। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें भी जनता देख रही है, और उत्तर प्रदेश की हो या देश की जनता हो, पढ़ी लिखी काबिल जनता है इस देश की। 144 करोड़ लोग हैं यहाँ। कभी आपकी कोई बात कह देते हैं, कभी कोई चीज कह देते हैं, और आप जिनकी बात करते हैं उनकी बात नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर भी विचार होना चाहिए। इन सब चीजों की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से इसमें कोई दरार नहीं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे जितने सवाल खड़े होते थे अब तक इस देश में जब से आजादी हुई है, उन सारे सवालों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दबाया और कानून का इकबाल बुलंद किया। निश्चित रूप से उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। ये भी कह सकते हैं हम कि इस प्रदेश में जो भी सरकार रही उसकी पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद हो। माफिया राज उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ, इसके लिए योगी जी बधाई के पास है, और मुझे लगता है कि ऐसी सरकार दोबारा मिल जाए इस प्रदेश की जनता को, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि आज हमारी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, सड़क पर खुलेआम जा सकती है। माफिया राज खत्म हो गया। तो जो टोल वसूला जाता था, तमाम तरीके के अवैध व्यापार चलते थे, वो सारे बंद हो गए। तमाम माफिया खत्म हो गए। अब एक डिस्ट्रिक्ट, एक प्रोजेक्ट आ गया है। तमाम ऐसी चीजें आ गई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के मूल मुद्दों पे बात कब होगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि जनता के मुद्दों पर भी मूल मुद्दे हैं, उन पर भी बात हो। उनको कहना चाहिए कि जो सड़क बनाने वाली कंपनी थी वो अच्छी नहीं थी। अभी 15 दिन पहले सड़क बन के तैयार हुई थी। नितिन गडकरी जी आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए थे, राजनाथ सिंह भी गए थे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस भी था। हालात देख लीजिए, पहली बार आदमी 32 जगह वो टूट गया। तो इस चीज को भी देख रही है प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो कि विकास की स्पीड आपकी क्या है, उसको भी देख रही है। आपने तमाम जगह एयरपोर्ट बनवाए, हम स्वीकार करते हैं आपने विकास किया। तमाम सड़कें बनवाई, हम स्वीकार करते। लेकिन जब हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियां ही 10 से ज्यादा नीलाम हो गई, तो इन एयरपोर्ट पर क्या सब्जी मंडी लगाएंगे क्या? यही चीजें अगर इंडस्ट्री लगाई गई होती तो प्रदेश का कितना युवा रोजगार होता। ठीक है, सवाल तो देखिए सरकार से पूछे ही जा रहे हैं, सरकार से सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। जहां समस्या देखने को मिल रही है वहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों को दिक्कत हुई, छात्र खुद सड़कों पर आए। विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो सरकार से सवाल पूछे, पर विपक्ष इसमें नाकाम रहा। छात्र खुद सड़कों पर आए, सरकार को झुकना पड़ा, छात्रों की बात को मानना पड़ा। और आज झारखंड में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां सरकार को बच्चों के सामने झुकना पड़ा, छात्रों के सामने झुकना पड़ा। जो जनहित के मुद्दे हैं वो तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज हम देश की बात कर रहे हैं। अभी से कुछ 2 से 3-4 दिन बाद हम 15 अगस्त को अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। उससे पहले अगर हमें अपने देश के लोगों से ये बार बार अपील करनी पड़े, इसको लेकर कानून बनाना पड़े कि आपको जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका सम्मान करना पड़ेगा, इस तरीके से आप उन्हें अपमानित नहीं कर सकते। और समय समय पर ये राजनीति करने वाले लोगों ने किस तरीके से अपमानित करने का काम किया है। भारत माता की जय कहने से लोग कतराते थे, राष्ट्रगीत गाने से लोग कतराते थे और अपने आप को बचाते थे इन चीज़ों से। तो उसी वजह से तो ये कानून लाना पड़ा ना संकेत जी। देखिए, मैं नीरज सर की बातें सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये नीरज सर की बातें सुनकर अपने आप में ये बातें मुझे ऐसा लगता है कोई उलझा भरा शब्द समूह है। एक फिल्म की स्टोरी चल रही है, कभी हाँ कभी ना। कभी सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, अगर कुछ लोग तिरंगे की ही इज्जत नहीं कर रहे, वंदे मातरम की नहीं कर रहे, तो उसके बाद वो करेंगे क्या? उनकी देशभक्ति कहां पर है?
क्या विश्व के किसी भी और देश में ऐसा हो सकता है? और ये सिर्फ बात चंद लोगों की नहीं है, इज्जत की अगर बात है, जो योगी जी ने कहा, तो 2017 में अमेज़न नाम की कंपनी है भारत में, उसने तिरंगे के डोरमैट्स बनाए थे और वो कनाडा में बेच रहे थे। तो उसके लिए भी तो हमें मतलब कोई ना कोई यहां से बना करके उसको भेज रहा था। तो कहीं ना कहीं कानून को अपना काम करना पड़ेगा जी। और सिर्फ पहले अगर मान लीजिए तिरंगे की जो इज्जत कर रहा है उसके बाद हम देख लेंगे, नहीं तो हम रोड किसके लिए बनाएं, किस आदमी के लिए रोड बनाएं, किस आदमी को हम बेरोजगारी से हटाएं? वो तो पहले ही फूटने को तैयार बैठा हुआ है, जो पढ़ लेता है डॉक्टर वैसे। हाँ, इसमें भी बड़ा मजेदारी चीज है, दो प्रकार के लोग मिलते हैं इनमें, एक जो पढ़ा लिखा है, एक जो पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़ा लिखा है जो अनपढ़ है, उसके एक हाथ में तो एक पुस्तक रहती है और दूसरे हाथ में उसके पत्थर रहता है, और दूसरा व्यक्ति जो है उसमें जो पढ़ लिख गया है, उसके एक हाथ में वो पुस्तक रहती है जो आसमान से आई है और दूसरे हाथ में उसके मिसाइल रहती है। ये हमने अभी देखा था फरीदाबाद में। तो पहले तो देशभक्ति तो आप जागृत कर लो, उसके बाद उसको रोड दे देना, वरना वो रोड पे तो फिर फूट जाएगा जैसे लाल किले के सामने फूट गया। और कहीं ना कहीं कानून का डंडा आवश्यक है। ये जो लोग बिना डर के नहीं मान रहे उनका क्या करें? ये समझाना पड़ेगा कि राष्ट्र से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। आपको सड़क बाद में मिलेगी, पहले आप अपना दायित्व तो समझिए राष्ट्र के प्रति, कि आप रोड पे जाकर के कूड़ा फैलाएंगे, आप जहां पे नौकरी में जाएंगे वहां पे कन्वर्जन कराने फिरेंगे, तो उसके लिए कानून बना हुआ है। आप भारत माता की जय महाराष्ट्र में हुआ था, चलिए इन्होंने संसद का कहा, मैं कहा संसद के बाहर की मैं बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में कहा था, और तो और मतलब सदन की जाके मैं बात कर रहा हूं। और मैं आपको 2-3 और दिखा देता हूं, ये अभी से नहीं बहुत पहले से हो रहा है। 1986 में जेहोवास विटनेस संप्रदाय के 3 बच्चों को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हुए थे, ठीक है। 2021 में तथाकथित किसान आंदोलन में लाल किले से तिरंगे को हटा दिया गया था। अगर तिरंगे को हटा देने से क्या अनाज मिल जाएगा? किसको अनाज मिलता है तिरंगे से को हटाने से, लाल किले से? उन लोगों के लिए सख्ती जरूरी है और ऐसे बहुत सारे हैं। बिल्कुल संकेत जी, वो तस्वीर तो काले अध्याय में जुड़ चुकी है, वो काला दिन था देश के लिए। अरे नहीं, और भी है। 2012 में जयपुर में एक अधिवेशन हो रहा था पॉलिटिकल पार्टी का, वहां पर तिरंगे की जगह पर चांद मतलब जो अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है, अशोक चक्र की जगह ले जाकर के लगा दिया गया चांद सितारा। तो इस प्रकार के तो ऐसे अनेकों उदाहरण है कि बाहर होता तो ये हो जाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसे अनपढ़ लोगों के लिए कानून लाना बहुत जरूरी है। और जो जनहित की हम बात कर रहे हैं, जनहित से जुड़े मैम एक्सक्यूज मी, कानून है, कानून 1971 से है, लेकिन कानून का इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो उसको इंप्लीमेंट करा पाए। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा, अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जो योगी जी ने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, संकेत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो भारत के जो गौरवान्वित चीजें हैं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ऐसी चीजों का सम्मान अगर देश के लोगों को कराना पड़ रहा है, उसके लिए धमकाना पड़ रहा है, ऐसी बयानबाजियां करनी पड़ रही हैं, तो इस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।